एक खूबसूरत महारानी बेसुध पड़े अपने प्रेमी पर झुककर उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक किस करती है और ये किस बॉलीवुड का सिनेमाई इतिहास बन गया। जी हाँ, साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी और हिमांशु रॉय ने एक दंपति की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में दिए गए एक किस सीन को बॉलीवुड का पहला लिप लॉक सीन माना गया और यही नहीं, इस सीन को बॉलीवुड का सबसे लंबा किस सीन होने को लेकर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों बातें सच नहीं हैं। उस समय के अखबारों में लिखा गया था कि ये चुंबन 4 मिनट से भी लंबा था और तब से ये एक मिथ बन गया। हिमांशु रॉय और देविका रानी ने साल 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी, जो कि भारत का पहला पेशेवर फिल्म स्टूडियो था। इस स्टूडियो ने भारतीय सिनेमा की शुरुआती दशक को काफी प्रभावित किया और कई सारे ट्रेंड शुरू किए, जिनकी आज भी काफी चर्चा होती है। साल 2020 में आई एक किताब में इस किस के सीन को और इस दंपति की उथल पुथल भरी जिंदगी की करीबी पड़ताल की गई है। द लॉन्गेस्ट किस, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी। इस किताब को राष्ट्रपति की ओर से भारतीय सिनेमा पर सबसे बेहतरीन किताब के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। किताब की लेखिका किश्वर देसाई कहती हैं कि ये फिल्म हिमांशु रॉय और देविका रानी की शादी के तुरंत बाद ही बनी थी। वो अभी प्यार में ही थे, इसलिए जब इस भावनात्मक किस को फिल्माया गया तो इसे लेकर किसी को हैरानी नहीं हुई। वो कहती हैं कि उस समय भारतीय सिनेमा के लिए किसिंग सीन कोई अजीब बात नहीं होती थी, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अधिकांश फिल्में विदेशी दर्शकों के लिए ही बनाई जाती थी। साल 1920 और 30 के दशक की कुछ फिल्मों में किस सीन हुआ करते थे। इसी के मुताबिक उस समय की अधिकांश फिल्मों की तरह ही कर्मा फिल्म में भी एशियाई संस्कृति को एक नायाब तरीके से पेश करने की कोशिश दिखाई देती है। लगभग 63 मिनट की इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म मेकर J.L. फ्रियर हंट ने निर्देशित किया था और दावा किया था कि इसमें असली शाही महलों और एशियाई वैभव को दिखाया गया है। इस फिल्म में उन चीजों की भरमार दिखाई देती है जिन्हें पश्चिम में खास दिलचस्पी से देखा जाता है, जैसे भारतीय शाही तौर तरीके, चीते का शिकार करना, कोबरा सांपों का शिकार करना। और ये किस सीन फिल्म के अंतिम हिस्से में है, जब कोबरा के डसने से मूर्छित पड़े राजकुमार को होश में लाने के लिए महारानी उन्हें बेतहाशा चूमती हैं। देसाई कहती हैं कि मिथ ये है कि इस फिल्म में फिल्माया गया किस सीन 4 मिनट का है, लेकिन ये सच नहीं है। ये किस बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा किस सीन भी नहीं है। अगर कहें तो ये किस नहीं बल्कि बार बार किए गए कई चुम्बन हैं। अगर इन सभी के समय को जोड़ा जाए तो 2 मिनट से ज्यादा का ये सीन है ही नहीं। वो बताती हैं कि उस समय इस फिल्म के लिए ये सेलिंग पॉइंट भी नहीं था। ये मिथ तो बाद में बना और संभव है कि इसमें अखबारों का योगदान रहा हो। सार्वजनिक रूप से लगाव प्रदर्शित करना भारत में एक हौवा रहा है। हालांकि हाल के सालों में भारतीय सिनेमा इस मामले में लगातार बोल्ड होती जा रही है। साल 2007 में दिल्ली में एक चैरिटी कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गियर ने किस कर लिया था, जिसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने रिचर्ड गियर के पुतले फूके और आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। इसके कुछ साल बाद ही दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर किस करने के लिए एक महिला पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। कुछ साल तक तो इस तरह की किस सीन को लेकर फिल्म के सेंसर बोर्ड भी बहुत सतर्कता बरतते थे और इसीलिए किस सीन की जगह फूल दिखाए जाते थे। लेकिन फिल्म कर्मा का इसलिए जिक्र होता है कि इतने साल पहले उसमें किस सीन फिल्माया गया था। हालांकि ये फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई थी। किश्वर देसाई कहती हैं कि इस फिल्म में
ओपेरा के स्टाइल में अभिनेत्री ने गाना गाया है जो कि भारतीय दर्शकों के लिए नहीं था। हालांकि ये सब भारतीय दर्शकों को भी काफी पसंद था। देसाई के अनुसार हिमांशु रॉय का उस समय यूरोप में काफी क्रेज था और उन्हें उभरता हुआ कलाकार माना जाता था, लेकिन वो एक बिजनेस थे क्योंकि वो पहले से ही बॉम्बे में एक स्टूडियो स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे थे और कर्मा जैसी फिल्म बनाकर वो ये संदेश देना चाहते थे कि वो हॉलीवुड के स्तर की फिल्म बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी था कि ब्रिटिश या पारसी जैसे संपन्न समुदाय के लोग इसमें पैसा लगाएं। पारसी भी अपने रहन सहन में पश्चिमी संस्कृति के जैसे ही थे और यही वो मोड़ है जहां देविका रानी की मौजूदगी मददगार साबित हुई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की वो रिश्तेदार थी। लगभग 9 साल की उम्र से ही वो इंग्लैंड में रहीं और पढ़ाई की। वो पश्चिमी शैली में ढली हुई थी और असल मायने में कॉस्मोपॉलिटन थी। अपनी किताब में देसाई लिखती हैं कि कर्मा फिल्म की स्क्रीनिंग लंदन के मार्बल आर्च थिएटर में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। इस शो में ब्रिटेन के रईस घरानों के कई सदस्य भी पहुंचे थे और अफवाह ये भी उड़ी थी कि इस फिल्म को देखने के लिए किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भी मौजूद होंगे। देसाई कहती हैं कि इस फिल्म को बहुत ही प्रशंसा मिली, खासकर देविका रानी को लेकर वो बताती हैं कि फिल्म समीक्षक उनकी सुंदरता और शैली से बहुत ही प्रभावित हुए थे। एक अखबार ने ये भी लिखा था कि उनके जैसा प्रेम करने वाला ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। एक अन्य अखबार ने उनके प्यारे नैन नक्श, खूबसूरत आँखों और मनोहर अदाओं के बारे में लिखा था। इस फिल्म ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी स्टार की पदवी पर बैठा दिया गया, जिन्हें हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा में भी हाथों हाथ लिया गया था। लेकिन वो हिमांशु रॉय के साथ मुंबई लौट आईं और भारत का पहला पेशेवर स्टूडियो स्थापित किया, जहां वो हाड़ तोड़ काम में मशगूल हो गईं। उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और पहले पर्दे पर अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी सफल रही। अछूत कन्या समेत उस समय की कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक निचली जाति की महिला का किरदार निभाया था, जिन्हें उच्च जाति के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। खूबसूरती और प्रतिभा ने देविका रानी को प्रशंसकों का चहेता बना दिया और उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला के तौर पर पहचान मिली। लेकिन इसी समय हिमांशु रॉय के साथ उनका रिश्ता दरकने लगा। देसाई कहती हैं कि वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही थीं और उन्हें इसका कोई श्रेय भी नहीं मिल रहा था। हिमांशु रॉय के साथ उनके रिश्ते में और भी कड़वाहट तब आ गई जब उन्हें पता चला कि हिमांशु रॉय की पहले शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है। हिमांशु रॉय की मौत के कुछ सालों बाद ही उनकी मुलाकात एक रूसी कलाकार स्वेतोस्लाव रोयरिक से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली। देविका रानी ने अपने दूसरे पति को लिखी चिट्ठियों में बताया है कि कैसे हिमांशु रॉय उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। तेज बुखार में बीमार रहने के बावजूद भी उन्हें कड़ी मेहनत को मजबूर करते थे। एक घटना के बारे में देविका रानी ने लिखा है कि एक बार तो हिमांशु रॉय ने उन्हें इतना मारा कि वो फर्श पर गिर पड़ी थी और उनके सर से खून निकलने लगा था। उनके रिश्ते में आई दरार तब और चौड़ी हो गई थी जब साल 1936 में वो अपने एक सह अभिनेता के साथ रहने चली गई थी। लेकिन देसाई कहती हैं कि जब वो वापस लौटी तो खुले दिल से रॉय ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वो ऐसी ही थी जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से बॉम्बे टॉकीज पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, क्योंकि उसका पूरा जर्मन स्टाफ गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजों ने उन्हें एक कैंप में कैद कर लिया था। साल 1940 में हिमांशु रॉय को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो चल बसे। इसके बाद देविका रानी ने स्टूडियो को बतौर प्रोड्यूसर चलाया। इसी दौरान उन्होंने मधुबाला और दिलीप कुमार जैसे लेजेंड एक्टर्स को ब्रेक दिया और कई सारी हिट फिल्में दी। लेकिन साल 1945 में उन्होंने स्टूडियो के अपने सारे शेयर बेच दिए
और स्वेतोस्लाव रोइरिक से शादी कर ली और हिमाचल प्रदेश में जा बसी। हालांकि वो यहाँ भी बहुत दिनों तक नहीं रहीं और बेंगलोर चली गई थी। वहाँ वो 1994 तक आजीवन रहीं और उनकी मौत के 1 साल पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी। देसाई कहती हैं कि रोइरिक से शादी के बाद शायद उन्हें वो जिंदगी मिली जो वो चाहती थी। हालांकि उनके चले जाने के बाद बॉम्बे टॉकीज भी बंद हो गया था। देसाई कहती हैं कि साल 1954 में बॉम्बे टॉकीज पूरी तरह से बंद होने से पहले कुछ सालों तक घिसटता हुआ चला भी था।